नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आपको फ्लेमिंगो की 7वीं स्टोरी द इंटरव्यूज का पार्ट 2 दूसरा भाग और दूसरा वीडियो। पहला वीडियो का आपने सुना होगा पार्ट 1 का, और यह दूसरा वीडियो है पार्ट 2 का। आप इसे भी सुनेंगे और एक ही वीडियो में पार्ट 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट होगा, जैसे पार्ट 1 एक ही वीडियो में कंप्लीट हुआ है। तो आप बढ़िया से सुनेंगे। द इंटरव्यू पार्ट 2 में एक मुकुंद जी हैं, वह एक संपादक हैं, मीडिया वाले हैं, और अम्बर्टो इको एक नॉवेलिस्ट हैं, वह एक प्रोफेसर हैं, और बोलोग्ना इटली में एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, उनका नाम है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको साक्षात्कार देते हैं और मुकुंद पद्मनाभन जो द हिंदूज अंग्रेजी की भारत की सबसे अच्छी पत्रिका है, उसके वह संपादक हैं, तो वह इनका साक्षात्कार लेते हैं। तो आपको समझना है इस स्टोरी पार्ट 2 में कि मुकुंद पद्मनाभन जो साक्षात्कार लेते हैं अम्बर्टो इको का, अम्बर्टो इको साक्षात्कार देना चाहते हैं कि नहीं, साक्षात्कार देना पसंद करते हैं कि नहीं। मुख्य प्रश्न यही आता है आपके एग्जाम में कि अम्बर्टो इको डज अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड, क्या साक्षात्कार देना अम्बर्टो इको पसंद करते हैं। और इस पार्ट 2 में अम्बर्टो इको ने बताया है कि वह एक प्रोफेसर हैं, रविवार के दिन उपन्यास को लिखते हैं, लेकिन वह वर्ल्ड फेमस उपन्यासकार बनते हैं। अक्सर हम जो लोग हैं वह कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना सारा काम को 10, 15, 20 प्रकार के काम को कैसे कर सकता है, लेकिन अम्बर्टो इको ने बोला है कि एक व्यक्ति 10, 15, 20 प्रकार नहीं 100 प्रकार के काम को कर सकता है, और से ज़्यादा प्रकार के भी काम को कर सकता है। क्योंकि हमारे पास अक्सर समय का शिकायत होता है, हम समय के महत्व को नहीं समझते हैं और समय के बारे में शिकायत करते हैं। जैसे कि जुआरी, एक ताश खेलने वाला व्यक्ति भी है, वो कहता है आई एम बिजी अक्सर बोलते रहता है, लेकिन अम्बर्टो इको ने टाइम के इंटरस्टिक्स को बतलाया है। समय की छोटी से छोटी चीज को एटम के जैसे, जो न्यूक्लियर के जैसे छोटी से समय जो है ना, उतने समय के महत्व को अम्बर्टो इको ने इस पार्ट 2 में बतलाने का कोशिश किया है कि समय क्या होता है और समय का क्या महत्व, और कितना छोटा छोटा समय हमारा और आपका ना वेस्टेज होता है। उस समय के इंपॉर्टेंस को कैसे समझना है और उस समय को कैसे यूज करना है, इसके बारे में उन्होंने इसमें बतलाने की कोशिश किया है। रविवार के दिन सिर्फ उपन्यास लिखने वाला एक व्यक्ति अम्बर्टो इको एक उपन्यास लिखते हैं, उस उपन्यास का नाम है द नेम ऑफ द रोज। उपन्यास का नाम है द नेम ऑफ द रोज। वह उपन्यास की 10 मिलियन प्रति बिकती है। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से अधिक न वह उपन्यास की किताब बिकती है। तो आपको समझना है कि एक राइटर जो रविवार के दिन सिर्फ उपन्यास को लिखता है और उसकी किताब 1 करोड़ बिकता है, तो जो व्यक्ति रोज दिन उपन्यास लिखने वाला होगा, उपन्यास ही सिर्फ लिखता होगा, तो उसकी किताब में कितना बिकता होगा। तो उसकी किताब उतना नहीं बिक पाता जितना कि अम्बर्टो इको की किताब बिकता है, क्योंकि अम्बर्टो इको ने किताब जो लिखा है द नेम ऑफ द रोज, वह इस विषय पर लिखा है जिस चीज को लोग पसंद करते हैं, जिस चीज को लोग जानना चाहते हैं, जो उस समय की मांग है, उसके हिसाब से वो किताब को लिखते हैं। टीवी आज इतना फेमस है, टीवी सबके घर में मिलेगा। आज के 20 साल पहले भी टीवी था, लेकिन सबके घर में टीवी पहले नहीं मिलता था। मोबाइल आज इतना फेमस है, लेकिन आज के 20 साल 25 साल पहले मोबाइल का आविष्कार होता तो मोबाइल को लोग इतना नहीं पूछता। कंप्यूटर आज इतना फेमस है, आज के 50 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार अगर मान लो होता, कंप्यूटर कंपनी बनाती और लाखों की संख्या बनाती, तो खरीदार नहीं थे। लेकिन आज सबके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। तो चीजों को देखो, समझना, जिस वक्त जिस चीज की मांग है उस चीज को अम्बर्टो इको ने प्रस्तुत किया तो उनकी किताब ना वर्ल्ड फेमस हो जाती है। द नेम ऑफ द रोज ना 10 मिलियन से ज्यादा बिकती है। तो इसी चीज को समझना कि अभी वर्तमान समय की क्या मांग है, समय की क्या जरूरत है, समय की क्या उपयोगिता है, इन सारी चीजों को इस स्टोरी में उन्होंने दिखलाने का कोशिश किया द इंटरव्यू में। पार्ट 2 आप देखेंगे। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कहते कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो रविवार के दिन सिर्फ उपन्यास को लिखता हूं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू।
जो साक्षात्कार लेने वाले हैं उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन और वह द हिंदू पत्रिका के संपादक हैं। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science। Umberto Eco ने किताब लिखा द स्टडी ऑफ साइंस, साइन मतलब चिन्ह विज्ञान पर उन्होंने किताब लिखा है द नेम ऑफ द रोज, और इसी किताब के महत्व को इस स्टोरी में समझना है। बोलता है उनकी बहुत बड़ी रेपुटेशन से ख्याति है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडावल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसे, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इन स्टेजरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। और अम्बर्टो इको ने एक अच्छे निबंधकार हैं, एक अच्छे उपन्यासकार हैं, उपन्यास दोनों तरह से लिखते हैं, फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों लिखते हैं, काल्पनिक और गैर काल्पनिक चीजों को लिखते हैं। वह ना बच्चों की किताबों को लिखते हैं, बच्चों की किताबें ना शांति प्रिय होती है, इस पर वो किताबें लिखते हैं। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose, which sold more than 10 million copies। और 1980 में उन्होंने किताब लिखा था द नेम ऑफ द रोज, और वह किताब ना 10 मिलियन से अधिक उसकी प्रति बिकती है, 1 करोड़ से ज्यादा ना वो किताब की प्रति बिकती है, संख्या बिकती है। और वह किताब सबसे अधिक किताब वाला इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम एक किताब था जो सबसे अधिक बिका था, उसके इक्विवेलेंट है ना यह किताब बिकता है। तो आपको समझना है प्रोफेसर सिर्फ रविवार के दिन उपन्यास को लेकर के इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम जो किताब सबसे अधिक बिका था उसके तुल्य अपने किताब को लिखा और उनकी किताब ने बिका। मुकुंद जी एक क्वेश्चन पूछते हैं अम्बर्टो इको से, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। मुकुंद जी अम्बर्टो इको से पूछते हैं, डेविड लॉज एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार पूछा था, वो एक बात बोला था कि एक व्यक्ति इतना सारा काम को कैसे कर सकता है, करता है, मैं इतनी बात को नहीं समझता हूं। तो उन्होंने बोला था, जब इस प्रश्न को किया था अम्बर्टो इको ने बोला था, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग many things but in the end I am convinced I am always doing the same thing। अम्बर्टो इको कहते हैं कि देखो मैं इतना सारा काम को इसलिए कर लेता हूं क्योंकि एक काम की शुरुआत किया, वो काम को कुछ दिन किया तो वह काम पुराना लगने लगा, फिर मैं नया काम करना चाहता हूं, फिर कोई नया काम किया वो कुछ दिन में पुराना लगने लगा तो मैंने उसे भी छोड़ दिया, फिर कोई नया काम की शुरुआत किया वो अभी कुछ दिन में पुराना लगने लगा तो हमने उसको भी छोड़ दिया। इस हिसाब से मैं हमेशा नया काम की तलाश करता हूं और नया काम की शुरुआत करता हूं। मुकुंद कहते हैं व्हिच इज, कौन सा अम्बर्टो को कहते हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बोला सब चीजों को वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क एंड माय नॉवेल्स, इवन माय बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि देखो सब बात को तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हमारी जो किताब की इतनी ढेर लगी हुई है, इन किताबों को आप देख सकते हैं, बच्चों पर लिखी हुई किताब है, यह उपन्यास है, यह नॉन फिक्शनल है और नॉन वायोलेंस है, अहिंसा पर लिखी हुई यह किताब है। बोलता है और हमारी यही इंटरेस्ट रही है, रुचि रही है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। अम्बर्टो इको ने कहा बताओ यदि यह पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से खाली जगह को बाहर निकाल देंगे तो ब्रह्मांड क्या बचेगा, कितना बड़ा बचेगा। बोला जैसे यह कमरा है, इस कमरे से खाली जगह को निकाल दीजिए तो कमरा बचेगा तो नहीं बचेगा, ब्रह्मांड बचेगा तो नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मान लो ब्रह्मांड से खाली जगह को निकाल दो, कमरे से खाली जगह को निकाल दो, मतलब एक बलून है, गुब्बारा है, उसे हवा को निकाल देंगे तो वह बलून कितना बड़ा बचेगा। बोला यदि ब्रह्मांड से पूरी खाली जगह को निकाल दोगे तो ब्रह्मांड में मेरी मुट्ठी भर के बचेगा। मतलब उन्होंने कहा है आगे, Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices। बोला कि हमारे आपके जीवन में इस प्रकार के खाली जगह बहुत होता है और हम उस खाली जगह को इंटरस्टिक्स बोलते हैं। इंटरस्टिक्स का मतलब छोटी सी जगह, खाली जगह। बोलता है से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, दिस इज एन इंटरस्टिक एंड empty space, I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already
रिटेन एन आर्टिकल लाभ्स। अम्बर्टो इको ने कहा मान लो कि एक बार आप तीसरे तल्ले पर, मैं एक बिल्डिंग में ऊपर रहता हूं, आप एक लिफ्ट से पहले तल्ले से तीसरे तल्ले पर आते हैं, और जब आप एक लिफ्ट से पहले तल्ले से तीसरे तल्ले पर ऊपर हमसे मिलने के लिए आते हैं, जो समय 1-2 मिनट मुझे मिलता है उतना ही देर में मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूं, उसका नाम होता है लाभ्स। अम्बर्टो इको ने ऐसा कुछ बताया। यही है इंटरस्टिक्स। यही इंटरस्टिक्स मतलब किसी, मान लो आप दो साथी अपने घर के सगे संबंधी को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, और स्टेशन पर जाते हैं, आप उसका प्रतीक्षा करते हैं, भारतीय ट्रेन लेट चलती है, देर आती है, मान लो ट्रेन 2 घंटा लेट आती है, तो आप 2 घंटा स्टेशन में बैठ करके प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपको फोन करे कि आप कहाँ हो, तो बोलते हैं स्टेशन पर, क्या कर रहे, तो बोलता है बाद में फोन करना, अभी बिजी है। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 घंटे का आपके पास समय हुआ, 2 घंटा का समय ना आप उपयोग कर सकते हैं पढ़ने में, एक मैगजीन लेकर के या कोई चीजों को लेकर आप साथ में जाते हैं, ऐसे कामों में आपने उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप बैठकर प्रतीक्षा करते हैं और 2 घंटे आपके समय गुजरते हैं। तो अम्बर्टो इको ने बोला कि यही जो 2 घंटा का समय है, 10 मिनट का समय, वह इंटरस्टिक्स है, और इसी तरह से यह समय को आप देखिएगा तो बहुत बड़ा समय हो जाता है। तो हम उस समय का ना उपयोग करते हैं, और आप जो लोग हैं ना वह समय का उपयोग नहीं करते हैं। तो आप जो लोग हैं वह कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना सारा काम को कैसे करता है, तो एक व्यक्ति इतना सारा काम को इसीलिए करता है क्योंकि छोटे छोटे समयों का वह व्यक्ति ना उपयोग करता है। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरी वर्क हैज a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? मुकुंद जी ने उनसे पूछा कि बताइए आपने जिन चीजों को लिखा, उपन्यास को लिखा है, गैर उपन्यासिक चीजों को लिखा है, उसमें जो आपने क्वालिटी प्रस्तुत किया है, लिखने का जो तरीका प्रस्तुत किया है, वो आज तक जितना लोगों ने लिखा वो सबसे बिल्कुल अलग भिन्न आपने लिखा है। तो यह लिखने के तरीका को कहीं से आपने कॉपी किया है, या इस लिखने के तरीका आपके अंदर स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरह से जन्म लिया है? तो जैसे आप देखते हैं क्रिकेट के शौकीन हैं, तो आप देखते होंगे ना कि धोनी जब छक्का मारता था तो उसका छक्का ने हेलीकॉप्टर शॉट कहलाया करता था, मतलब उस तरह का छक्का कोई मारिए नहीं पाया करता था। आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग करते हुए शायद आपने देखा होगा, तो वह ना 2 प्लेयर के बीच में चौका मार दिया करता था, और 2 प्लेयर में से कोई भी ना बॉल को नहीं पकड़ पाया करते थे। मैंने सचिन जिस हिसाब से चौका मारता था उसका एक अलग डिफरेंट चौका मारने का तरीका था, कोई मार ही नहीं पाया करता था। सौरभ गांगुली पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, भारतीय टीम का कैप्टन भी हुआ करते थे। सौरभ गांगुली ना रिवर्स 6 मारा करते थे, बॉलर ने बॉल उधर से किया और बॉल को उठा के उन्हीं हाँक दिया, जने से बॉल जने जा रहा था ना उन्हीं उनको भेज दिया, कोई वो बॉल को नहीं पकड़ नहीं पाया करता था, वह छक्का चल जाया करता था। तो उनका वह जो मारने का तरीका है ना वह बिल्कुल भिन्न है, वह किसी से कॉपी नहीं किया है, बल्कि उसको उन्होंने इन्वेंट किया, उस तरीका को उन्होंने ईजाद किया, उस तरीका को उन्होंने खुद है ना वो प्रैक्टिस करके सीखा है। Umberto Eco बोलते हैं when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You on the contrary told the story of research, even including your trials and errors. At the same time he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. अम्बर्टो इको ने कई साल के उम्र में एक किताब को लिखा, डॉक्टरेट की डिग्री, उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया, और उन्होंने जो थेसिस लिखा, जो किताब लिखा डॉक्टरेट करने के लिए, उस डिग्री को लेने के लिए किताबें लिखना पड़ता है, और एक खास प्रकार के टॉपिक पर लिखना पड़ता है, और सबसे अलग लिखना पड़ता है जिसका आज तक वैसा नहीं लिखा हो किसी ने, और उस चीज की खोज किसी ने नहीं किया हो। तो इन्होंने जो रिसर्च किया 22 साल की उम्र में, वो रिसर्च इन्होंने जो प्रस्तुत किया, तो जो इनका जो जज था, कॉपी चेक करने वाला जो एग्जाम था, वह व्यक्ति ऑब्जर्वर ने इनकी अध्ययन को, जो किताबें था उसको पढ़ने के बाद उसमें सही गलत अनुमान लगा करके उसको एकदम सही कर दिया। एक बार में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड अ स्कॉलरी बुक शुड बी रिटेन द वे आई हैड डन। और 22 साल की उम्र उनको पता चल गया कि विद्वान लोग या अच्छी जो किताबें लिखी जाती है ना, वह इसी तरह से लिखी जाती है जिस तरह से कि हमने डॉक्टरेट पीएचडी के डिग्री लेते वक्त हमने थेसिस को प्रस्तुत किया था। By telling the story of the research, this is why my essays always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives novels so late at the age of 50 more or less। और इन्होंने 50 साल के उम्र में इन्होंने है ना उपन्यास को लिखना शुरू किया है।
I remember that my friend Ronald Barthes was always frustrated. He was an essayist and not a novelist. इनका एक दोस्त था रोनाल्ड बार्थेस, वह एक निबंधकार था, उपन्यासकार नहीं था. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do. वह क्रिएटिव राइटिंग को लिखना चाहता था लेकिन वह लिख नहीं पाया बेचारा. बोलता I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. बोलता I had nothing to do one day and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. अम्बर्टो इको ने कहा देखो एक दिन मेरे पास करने के कोई काम नहीं था और हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो उसी दिन से हमने उपन्यास को लिखना शुरू कर दिया. मुकुंद जी कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. यू हैव रिटन 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. मुकुंद जी ने अम्बर्टो इको से बोला कि देखिए आपने तो 20 किताबों को लगभग लिखा और उसमें एक फेमस किताब लिखा है द नेम ऑफ द रोज. उन 20 किताबें में जो फेमस किताब द नेम ऑफ द रोज लिखा है वह तो खैर बहुत ही विचित्र सी अलग सी किताब है. अम्बर्टो इको ने कहा ओवर 40. अरे मैंने 20 ही किताब नहीं लिखा, मैंने 40 से ज्यादा भी किताबें को लिखा है. मुकुंद जी कहते ओवर 40 अधिक किताबें आपने लिखा है. एमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोस्टिक्स, और उन्हीं में से एक सबसे अलग तरह का किताब है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज. बट आस्क मोस्ट पीपुल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओह हियर्स द नोवेलिस्ट डज दैट बॉदर यू. मुकुंद जी अम्बर्टो इको से पूछते हैं लेकिन अगर आपको लोग कहते हैं कि मुकुंद जी एक उपन्यासकार हैं तो क्या ये बात से आपको कष्ट होता है? तो मुकुंद जी एक प्रोफेसर हैं, उसके बाद एक उपन्यासकार हैं, लेकिन आप देखिएगा उनका क्या जवाब आता है. अम्बर्टो इको कहते हैं यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. बोला कि थोड़ा सा तो मुझे कष्ट होता है क्योंकि मैं इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय का मैं एक प्रोफेसर हूं, तो भाई मैं एक उपन्यासकार नहीं हूं, पहले मैं एक प्रोफेसर हूं, थोड़ा सा कष्ट तो होता है, लेकिन इट्स नॉट अ जोक, यह एक मजाक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नोट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी. अम्बर्टो इको ने कहा कि मैं एकेडमिक कम्युनिटी में भाग लेता हूं और उनकी मीटिंग्स में, मैं सेमिनार्स में भाग लेता हूं. मतलब विश्वविद्यालय के जहां विद्वान प्रोफेसर लोग जाते हैं ना, उनके कार्यक्रम में भाग लेता हूं, छोटे छोटे लेखकों इत्यादि की मीटिंग सेमिनारों में नहीं जाता हूं. But okay, if most people have read only the novels Laughs and Shrugs, I know that by writing novels I reach a large audience. I cannot expect to have 1 million readers with a stuff on semiotics. बोला लेकिन हमने यदि Laughs and Shrugs जो उपन्यास को लिखा है, उसी उपन्यास को यदि लोगों ने पढ़ करके जाना यदि मुझे, तो भाई मुझे उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, एक विद्वान के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में नहीं जानते हैं. और जब वो मुझे एक उपन्यास के रूप में जानकार के रूप में जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम तक उपन्यास को लेकर ही प्रस्तुत हुआ हूं, जब हमारे बारे में उन्होंने जाना है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होता है. मुकुंद जी आगे बोलते हैं, बोलता which brings me to my next question. The name of the rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. बोलता है it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? मुकुंद जी पूछते हैं अम्बर्टो इको से, बताइए आपने जो उपन्यास द नेम ऑफ द रोज लिखा है, वह द नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास वो मेटाफिजिक्स उसमें वर्णन किया गया. मेटाफिजिक्स का मतलब अलौकिक चीजें, अलौकिक चीजें का मतलब दैट इज आउट ऑफ रीच, वह न पहुंच से बाहर हो, जैसे सूरज वो एक मेटाफिजिकल चीज है, वह न पहुंच से बाहर है. थियोलॉजी को आपने वर्णन किया है, मेडावल हिस्ट्री का आपने वर्णन किया है, मध्यकालीन इतिहास का आपने उसमें वर्णन किया है. तो इसको जब इतने अधिक संख्या में लोगों ने पसंद किया और पढ़ा, तो क्या इस बात से थोड़ी बहुत आप आश्चर्यचकित हैं? अम्बर्टो इको ने बोला नो जर्नलिस्ट आर पजल. नहीं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, जर्नलिस्ट जो संपादक है ना, पेपर वाले लोग, वे आश्चर्यचकित हैं. एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी किताब छापने वाले जो प्रकाशक हैं वो आश्चर्यचकित हैं. एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपुल लाइक थ्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. वे इसलिए आश्चर्यचकित हैं क्योंकि वो मानते थे कि लोग ना साधारण छोटी मोटी भाषा में लिखी हुई चीजों को पसंद करते हैं. कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपुल ऑन दिस प्लैनेट. अम्बर्टो इको ने कहा कि विचार करो, इस दुनिया में लगभग 6 बिलियन लोग हैं, माने 6 अरब लोग हैं. अब तो 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग हो गए, चूंकि स्टोरी बहुत पहले लिखी गई थी. इस दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं. द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज. और द नेम ऑफ द रोज जो बिकी है वो 10 से 15 मिलियन बिकी है. बोलते हैं मैंने 1 से 1.5 करोड़ के आसपास बिकी है. सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स. इसीलिए कहा कि इस तरह से हम तो कुछ मात्र थोड़े से लोगों तक ही मात्र पहुंच पाया हूं.
बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। लेकिन ऐसे ये पाठक रहे हैं जो आसान भाषा में लिखी हुई कोई चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियानी वॉइस और इमरजेंसी रूप। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मुकुंद जी कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विथ अ पीरियड ऑफ मेडावल हिस्ट्री दैट डॉट डॉट डॉट। मुकुंद जी कहते हैं कि बताइए कि द नेम ऑफ द रोज जो किताब है इतना सफल हुआ, 10 से 15 मिलियन इसी कॉपी किताबें बिकी है, तो बताइए क्या इसमें मध्यकालीन जो इतिहास का वर्णन किया गया है यह विषय ही इस किताब की सफलता का राज है। अम्बर्टो इको ने बोला दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल अ स्टोरी लाइक ए चाइनीज वाइज मैन। अम्बर्टो इको ने कहा मैं एक दूसरी कहानी आपको बतलाता हूं क्योंकि मैं एक चाइनीज व्यक्ति के जैसा कहानी को कहने का शौकीन हूं। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल सी लव्ड माई बुक सी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडी लैटिन। बोला कि अमेरिका जहां पर किसी ने चर्च और किसी ने लैटिन भाषा का अध्ययन नहीं किया है, वहां के प्रकाशक लोगों को जब मेरी किताब पसंद आया तो उन लोगों ने 3000 मात्र किताब को ऑर्डर किया कि हम लोग अपने देश में मात्र 3000 किताबों को बेचेंगे। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US। कहा कि इसलिए 3000 किताब का जब मुझे ऑर्डर दिया गया, लेकिन उन लोगों ने जब किताब को बेचने लगा तो मेरी किताब लोगों को पसंद आया और 2 से 3 मिलियन बिका। जहां लोग आशा किए थे कि 3000 किताब बिकेगा लगभग, वहां 2 से 3 मिलियन बिकता है, मतलब 20 से 30 लाख किताब बिकता है। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. कहते हैं कि हमसे पहले मध्यकालीन इतिहास पर बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी किताबों को लिखा है, लेकिन मेरी किताब सक्सेस कर गई, यह एक बड़ा अलग सा बात है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। बोला मेरी किताब जो सक्सेस कर गया वह एक मिस्ट्री है, वह एक रहस्य है और इस रहस्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ आई हैड रिटेन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier और 10 years later it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. अम्बर्टो इको ने कहा कि मैं सोचता हूं कि जो किताबें हमने द नेम ऑफ द रोज लिखा है, अगर 10 वर्ष पहले यह किताब को लिखते या 10 वर्ष बाद इस किताब को लिखते तो यह किताब हो सकता था इतना नहीं बिकता, इतना सफल नहीं होता। लेकिन मध्यकालीन इतिहास पर उस वक्त जिस वक्त हमने इस किताब को लिखा है उसी वक्त हमने क्यों लिखा हमें नहीं पता, लेकिन उचित समय पर उचित विषय पर पाठकों को हमने उचित चीजें प्रस्तुत किया है, इसलिए हो सकता है यही इस किताब का सफलता का राज हो सकता है। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए पढ़ने का यह उपयुक्त समय है। तो द नेम ऑफ द रोज जैसा सक्सेस किया किताब मेडाइवल हिस्ट्री पर लिखा करके और उचित समय पर लिखा करके, तो आपके लिए भी उचित समय पर उचित तरह से पढ़ करके एग्जाम के लिए तैयारी करने का सुंदर सा मौका है और सफलता उसी में आपकी सफलता उसी में निहित है, उसी में शामिल है। और यह था आपका पार्ट 2 द इंटरव्यू का। पार्ट 1 का वीडियो हमने पहले दे दिया है। इसके बाद गोइंग प्लेसेस 8वीं और अंतिम स्टोरी है फ्लेमिंगो का, वह भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप बढ़िया से इसको सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। हर एक वर्ष इस स्टोरी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही है और आप बढ़िया सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।